तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स को मैं दो पार्ट्स के अंदर करवाऊंगा। पहले पार्ट के अंदर हम थ्योरी पे फोकस करेंगे, तो मैं बहुत ही जल्दी जल्दी शॉर्ट में आपको थ्योरी पढ़ाता जाऊंगा। और दूसरे वीडियो के अंदर जो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, चाहे वो अच्छे PYQs हों, चाहे वो आपको एक्स्ट्रा आपको सोचने पे जो मजबूर करते हैं क्वेश्चंस, उस तरह के क्वेश्चंस हों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो पहला जो पॉइंट होता है हमारा वो होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं आपको इसको एक बड़ी एग्जांपल से समझाता हूं। वो एग्जांपल है हमारे सर्कल का। लेट अस से कोई पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव किया, लेट अस से ए से बी मूव किया, वो अलोंग द सर्कल, सर्कल के अलोंग वो ऐसे आधा सर्कल चल लिया। तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा दिस पाथ, जो एक्चुअल उसने रास्ता ट्रैवल किया, पाथ ट्रैवल किया, उसकी लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो जब भी हम कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो बीच में कोई रास्ता बना हुआ होता है, कोई रोड ऐसे घूम रही होती है, किसी तरीके से यूं जाना होता है, टेढ़ा मेढ़ा जाना होता है, तो वो जो पाथ लेंथ होती है, वो जो सच वाला रास्ता होता है, उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो इस केस में अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा आधा सर्कल, जो हो जाएगा कि पाई आर, पाई आर। और ये होता है स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा जाना पड़ेगा ना, तो कोई फिक्स डायरेक्शन बनेगा ही नहीं, so इससे कोई डायरेक्शन होता नहीं है। दूसरा आधार हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ए से बी जर्नी की बात करूंगा, तो सच में तो हम ऐसे गए, पर अगर मैं ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ देखूं, ऐसा सोचो ए से खड़े होके आप बी को गोली मारिए, तो गोली की बंदूक से जो गोली निकलेगी वो एकदम सीधा जाएगी। तो ये जो सीधी वाली जो लेंथ होती है इनिशियल से फाइनल, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका दो चीजें हैं, एक तो है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ये डिफाइन करी जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस केस के अंदर डायमीटर के बराबर, ये आर, तो ये हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा 2r। और जिसका डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहां से खड़े होकर मैं यहां यूं गोली मार रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो मैं 1D के फॉर्म में आपको डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शंस बताता हूं। लेट अस से कोई पार्टिकल x के अलोंग चल रहा है, और अगर वो x1 से x2 गया, मतलब वो लेफ्ट से राइट गया, ऐसे गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाली लेंथ, और ये कहलाएगी x2 माइनस x1, और ये आएगा प्लस के अंदर, ये आएगा प्लस के अंदर। क्यों आएगा प्लस के अंदर, क्योंकि 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 ये है लेफ्ट से राइट, और x2 माइनस x1 विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर कोई पार्टिकल x2 से x1 जाता, मतलब अगर ये लेफ्ट में जाता, तो आप बोलते हैं ये फाइनल पोजीशन होगी x1 माइनस x2, क्योंकि अब x1 छोटा है, x2 बड़ा है, तो ये आएगा नेगेटिव के अंदर। तो मतलब ये कि 1D, अगर मैं हॉरिजॉन्टल 1D x के अलोंग चल रहा हूं, अगर मैं राइट में जा रहा हूं तो वो मेरा हो जाएगा प्लस डायरेक्शन, और अगर मैं लेफ्ट में जा रहा हूं तो हो जाएगा माइनस डायरेक्शन। या बोला जाए ये हो जाएगा आई कैप और ये हो जाएगा माइनस आई कैप। ऐसे अगर मैं y में देखूंगा, तो कोई पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है, तो आप इसमें डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर वाला पोजीशन बड़ी होगी, ज्यादा ऊपर है, और वो ये नीचे है, तो डिफरेंस विल बी सम पॉजिटिव क्वांटिटी। तो y2 माइनस y1 विल बी अ पॉजिटिव। और अगर ये पार्टिकल नीचे जा रहा होता, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल, छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू करते, तो वो नेगेटिव हो जाता। तो 1D के अंदर हमें क्लियर है कि ऐसे क्या होगा, और वर्टिकल में ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की बात। अब यहीं पर हम बात करते हैं हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, मान लीजिए ये जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, अब इंपॉर्टेंट ये भी तो है कि कितने समय में ट्रैवल किया। तो जब भी समय का आ जाता है, तो स्पीड और वेलोसिटी की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूं, जो टाइम होगा दिस विल बी ऑलवेज अ टाइम इंटरवल, जो कि हमें लगा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ये कहलाएगा एवरेज स्पीड, ये कहलाएगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एंड क्योंकि ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है स्केलर, तो एवरेज स्पीड विल बी आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। वहीं पर अगर मैं यहां बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, अगर इस डिस्प्लेसमेंट को मैं इसी टाइम से डिवाइड कर दूं, तो
तो ये कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी, ये कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। एक बात ध्यान देने वाली है यहां पर कि ये जो दोनों टाइम है, ये दोनों सेम टाइम रहेंगे। यहां जो टाइम रखा है वही टाइम यहां पर लिया जाएगा। ऐसा नहीं सोचा जाता कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग चले होते तो कम टाइम लगता। हाँ, वो बात सही है, आप अगर इसकी जगह आप ऐसे गए होते तो ऑब्वियसली कम टाइम लगता, पर आपको जो टाइम लेना होता है वो सच में जो लगा वही टाइम लेना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बी कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। अब आप देखिए इसे, अभी हमने देखा कि अगर मैं x के अलोंग चल रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी x2 माइनस x1, जिसे मैं कह सकता हूं डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा x पॉजिटिव है, अगर मैं राइट में जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो पॉजिटिव। अगर मैं लेफ्ट में जा रहा हूं तो डेल्टा x नेगेटिव, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी को डायरेक्शन देने वाला हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहां हम ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि ये प्लस और माइनस से वेक्टर का हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब देखिए ये एवरेज क्यों कहला रही है, द रीजन इज क्योंकि यहां जो टाइम इंटरवल है वो एक इंटरवल है, वो एक ड्यूरेशन है, वो एक एप्रिशिएबल टाइम है, मतलब वो कुछ समय का एक अंतराल है। अगर मैं चाहूं कि एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लूं, जिसे मैं v बोलता हूं या v वेक्टर बोलता हूं, तो मुझे इंस्टेंट बनाने के लिए टाइम ड्यूरेशन को बहुत ही छोटा करना पड़ेगा। अगर मुझे वर्ड यूज करना है एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड है, तो ये टाइम इंटरवल के फॉर्म में देखा जाए तो ये बहुत ही कम समय का इंटरवल लेना पड़ेगा अगर मुझे एक फिक्स टाइम पर जाना है। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करना चाहता हूं तो इसी में आप हल्का सा मॉडिफिकेशन कर दीजिए, आप डेल्टा टी को कर दीजिए dt, डेल्टा टी को कर दीजिए dt। ये हम करते हैं डिफरेंशिएशन में, अगर हमारा जो चेंज है वो बहुत ही छोटा हो तो हम डेल्टा को रिप्लेस कर देते हैं d से। तो डेल्टा को मैंने लिख दिया dt, इतने से छोटे से ड्यूरेशन में जो चेंज इन x होगा वो भी बहुत ही चिन्ना सा छोटा सा होगा, तो ये हो जाएगा dx by dt। तो हमें यहां से समझ में आता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें जो मिलती है दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की, मैं यहीं पे लिख देता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आप देखिए जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी दैट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। अगर ये जो है dx अगर बढ़ रहा है, अगर x बढ़ रहा है, मतलब अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो आप बोलोगे कि ये प्लस में है, और अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो आप बोलोगे माइनस में है। ऐसे ही बाय में ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो आप बोलोगे प्लस में है, और नीचे आ रहा है तो आप बोलोगे माइनस में है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैज डायरेक्शन आल्सो। अगर मैं इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हटा दूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड जवाब दूं आपको, तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेट अस से ये थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी -50 मीटर पर सेकेंड। अगर आप पूछे मुझसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी तो मेरा आंसर होगा ओनली 50 मीटर पर सेकेंड। आप डायरेक्शन हटा दीजिए और सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड बताइए, तो कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर ही छुपा हुआ है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सही है। अगर कोई पार्टिकल जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ में, तो ये हो जाएगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और अगर मैं बोलूं 20 किलोमीटर पर आवर तो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं अपन। अब मैं बात करता हूं आपसे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, और एक्सेलरेशन बेसिकली हमें यह बताता है, आप इमेजिन करिए जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए दबाते हैं। आप चाहते हैं कि अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है तो वो भागने लगे, वो चलने लगे, और अगर कोई वेलोसिटी कांस्टेंट से चल रही है तो आप चाहेंगे कि उसकी स्पीड और बढ़े, तो आप एक्सेलरेटर दबाएंगे। तो एक्सेलरेशन का बेसिकली मीनिंग होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव जो आता है उसके कारण एक्सेलरेशन आता है पर यूनिट टाइम टेकन, या t2 - t1 या डेल्टा टी। तो इसको बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन। अब देखिए वेक्टर में से वेक्टर कटेगा। अब मैं आपको v2 - v1 करना सिखा देता हूं। लेट अस से ये है v2 और ये है v1। अब आपको v2 - v1 करना है, तो v2 - v1 कैसे किया जाता है,
V2 में -V1 को जोड़ा जाता है। V2 में -V1 को जोड़ा जाता है क्योंकि वेक्टर्स के अंदर हम सब्ट्रैक्शन करना नहीं चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ एडिशन करना जानते हैं। तो आप V2 में -V1 जोड़ने के लिए क्या करें, पहले V1 से -V1 बना लीजिए और फिर इस V2 में -V1 को जोड़ दीजिए। ये होगा V2 में -V1 जोड़ने पर ये आएगा मेरा V2 प्लस -V1। तो ऐसे हम दो वेक्टर्स को माइनस करते हैं, V2 -V1 अपॉन टाइम टेकन। ये जो चेंज आने में जो समय लगा है उसको अपन ले लेंगे टाइम टेकन। ठीक है, अब इसकी यूनिट भी अगर अपन बनाना चाहें तो ऊपर वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगी तो वेलोसिटी की ही यूनिट आएगी, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड और नीचे एक और सेकेंड, तो ये जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है ना। अब यहां से अब आप देख सकते हैं अगर V2 बड़ा है, अगर मैं 1D मोशन में चल रहा हूं तो दोनों के डायरेक्शन लेटर से यहां पर मैं जा रहा हूं 2 किलोमीटर पर आवर से और फिर मैं थोड़े समय बाद जाने लगा 5 किलोमीटर पर आवर से, तो आप बोलेंगे कि V2 -V1 हो जाएगा 5 - 2, तो ये प्लस है। इसका मतलब ये कि ये स्पीड बढ़ रही है। अभी आप देखिए, अगर आप पहले जा रहे होते 5 से और थोड़ी देर बाद आप जा रहे हो 2 से, तो आप जब V2 -V1 करोगे तो आप 2 - 5 करोगे जो कि माइनस आएगा। तो माइनस हमें यहाँ पर क्या बता दे रहा है कि आपकी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है, जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे रूल ये लगता है, अगर वेलोसिटी और एक्सल, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, तो आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पर स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अगर पैरेलल है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव थे मतलब दोनों इस डायरेक्शन में थे, आर पैरेलल है तो स्पीड आपकी इंक्रीज करती है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। और आप इस केस में देखिए वेलोसिटी तो पॉजिटिव थी पर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, दोनों के ऑपोजिट क्या डायरेक्शंस ऑपोजिट हो गए, तो ये कहलाता है आपका स्पीड डिक्रीजिंग। स्पीड डिक्रीजिंग को अपन एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है। अब बच्चों को ये डाउट होता है कि सर रिटार्डेशन का मीनिंग ये होता है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है, मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए आप इधर जा रहे हो, सही है ना, अब आप यहां पर देखिए, ये आपकी यहां पे 2 थी और यहां पे 5 हो गई, थोड़े टाइम बाद 5 हो गई। अब आप बताइए V2 -V1 कीजिए तो V2 इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो आप क्या करोगे, -5 -2, तो आंसर क्या आया, माइनस में आया, पर यहां तो स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो वो तो 2 से 5 हो गया, पर एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव इज नॉट ऑलवेज गिविंग यू रिटार्डेशन। गेम ये है कि अगर दोनों पैरेलल तो स्पीड इंक्रीज, दोनों एंटी पैरेलल तो स्पीड डिक्रीज। यहां क्या है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही आ रहा है, आप देख सकते हैं, तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो स्पीड इंक्रीज ही होगी, सही है ना। तो जनरली हम 9th क्लास में क्या करते थे, हम पार्टिकल को पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ मानते थे, तो नेगेटिव डायरेक्शन ए को दे देंगे तो वो ऑपोजिट हो जाएंगे और स्पीड डिक्रीज करने लग जाती है, सही है। एक्सेलरेशन का मीनिंग समझ में आया। अब आप यहां भी देखिए कि ये जो है ये एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्यों एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा, क्योंकि यहां पे जो टाइम है वो एक इंटरवल है, वो एक डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं इस टाइम को बहुत ही छोटा कर दूं तो यहां पे मैं निकाल पाऊंगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिसे हम ए से डिनोट कर देते हैं, यहां जनरली हमें एवरेज लिखना चाहिए। जब कुछ भी नहीं लिखा होता नीचे तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस है। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखेंगे तो डेल्टा टी की जगह क्या हो जाएगा, dt, और dt जैसे समय के अंदर v में चेंज कितना सा आया होगा, इसको मैं बोल सकता था डेल्टा v बाय डेल्टा टी। बहुत ही छोटा सा चेंज आया होगा तो वो भी चेंज होगा, डेल्टा v की जगह आ जाएगा dv, मतलब v का डिफरेंशिएशन हमें a देगा। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है क्या, कि सर अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे v मिलता है, v का डिफरेंशिएशन करता हूं तो a मिलता है, सही है ना। v बराबर क्या था बेटा, v बराबर क्या था, यहां पर v बराबर था dx by dt। तो आपने x का डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिल गया क्या, v, और अगर आप v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, dv by dt। आप देखिए a बराबर dv by dt, इन सब के ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, जिसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। a इज इक्वल टू dv by dt को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए अगर अब आपको यहां पर डिफरेंशिएट करना है v को, तो v में ना टाइम के टर्म्स में होना चाहिए।
अगर यहाँ टाइम का टर्म्स नहीं होगा, लेट अस से मैं बोलता हूं v हो गया टी स्क्वायर प्लस 2t। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, dv बाई dt कर सकते हो। क्या हो जाएगा dv बाई dt बताइए, है ना, 2 आगे आ जाएगा, t की पावर 1 प्लस 2 बाहर रहेगा, t की पावर 1 1 माइनस 0, तो ये 1 हो जाएगा। सही है ना। तो अब आप डिफरेंशिएट कर पाए। अगर आपके पास v लिखा होता है एक्स स्क्वायर, और अब आप dv बाई dt कैसे कर पाते हैं? आप तो dv बाई dt कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहां तो x लिखा हुआ, यहां तो टाइम है ही नहीं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला और बनाया जा सकता है। आप इसी फॉर्मूले को ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैथ्स कहती है ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो जाने वाले हैं। अब आप यहां पर देखिए कि अब आप इस dx को इस dt से मर्ज कर दो, इसके साथ क्लब कर दो इसे। dx बाई dt क्या हो गया? v हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? ये तो हो गया v, ऊपर क्या बचा? dv, और नीचे बचा dx, dv बाई dx। इसका मतलब ये कि v dv बाई dx अगर v x का फंक्शन हो तो हमें a निकालने के दो तरीके होते हैं। कौन सा एक और तरीका हो जाएगा? a बराबर v dv बाई dx। अदरवाइज जनरली हम a को कैसे निकालते हैं? dv बाई dt से। अगर मुझे अब x स्क्वायर दिया होता तो मेरे को क्या करना चाहिए? इसके लिए a निकालने के लिए मुझे v dv बाई dx करना चाहिए। पहले v लिख दीजिए, v क्या है? x स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x, तो हो जाएगा 2x क्यूब। सही है ना। तो ये a निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल जाएगा। जिस भी x पे आपसे पूछा जाए उस x को यहां पुट करके आप a निकाल सकते हैं। सही है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन कब लगाई जा सकती हैं? जब और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सिर्फ और सिर्फ तब लगाई जा सकती है जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो इसका मतलब क्या? कि हर सेकंड पे कांस्टेंट वेलोसिटी में चेंज आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक्सेलरेटर दबा के ऐसे खींच करके रखा, ठीक है ना, तो उससे होता क्या? अगर आप इसको चेंज ना करें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर एक सेकंड में आपकी स्पीड बढ़ी 5 किलोमीटर पर आवर, तो अगले सेकंड में भी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ी, उसके अगले सेकंड में भी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ी। मतलब हर सेकंड में जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर वो कांस्टेंट है। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अगर ए कांस्टेंट हो तो आपके पास कुछ इक्वेशंस होती हैं जो आप लगा सकते हो। एक तो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। एक होता है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। अब इसमें क्या है? v इज फाइनल वेलोसिटी। ये सब वेलोसिटी, ये सब वेक्टर है। ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये वेलोसिटी वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन पे वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर है। चाहे यहाँ डॉट लगा सकते हैं, नहीं तो आप प्लस माइनस लेके जैसा भी करेंगे उससे वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। डॉट ना भी लगाए तो चल जाता है एकदम काम। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब व्हेन यू स्टार्टेड द ऑब्जर्वेशन, जब आपने t बराबर 0 माना है, ठीक है ना। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अगर आपने t बराबर 0 से स्टार्ट किया है तो t टाइम पर जो फाइनल वेलोसिटी हुई वो है ये फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारी वही इनिशियल वेलोसिटी, ये वही सब कुछ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट v u सारी वही चीजें हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक और इक्वेशन इसमें है दैट इज एस nth। एस nth का मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब ये है कि n-1 से n सेकंड्स के बीच का जो एक सेकंड है ना। अगर मैं बोलता n सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलते हैं 0 से n सेकंड्स तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट। पर अगर मैं nth सेकंड बोल रहा हूं तो n-1 से लेकर के nth के बीच का, n-1 से n के बीच का जो एक सेकंड है वो, अगर मैं बोलता हूं 8वां सेकंड, तो 7 से 8 सेकंड के बीच का जो एक सेकंड है उस ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी बात हो रही है। तो बेसिकली कैसे निकाला जा सकता है? मैं एस एन निकाल लूंगा माइनस एस एन माइनस 1 निकाल लूंगा। तो मैं 0 से n सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, उसमें से माइनस कर दूंगा। मान लीजिए यहां से यहां तक का 0 से n का है और 0 से ये n-1 का है, तो n-1 से n के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आता है एस nth का, ये आपको डायरेक्टली याद करना है। ये आता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। सही है। जो n की वैल्यू यहां होगी वही n की वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम। सर स्टॉपिंग की बातें कब होगी? जब हमारे पास स्पीड डिक्रीज कर रही होगी। स्पीड डिक्रीज कर रही होगी मतलब रिटार्डेशन होगा। तो मान लीजिए आपका कोई यहां पर पार्टिकल है और वो u वेलोसिटी से जा रहा था, देन उसने यहां पर ब्रेक लगा दिए। जैसे ही उसने ब्रेक्स लगाए तो एकदम से तो गाड़ी रुकती नहीं है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। रिटार्डेशन स्पीड डिक्रीज करनी है, अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये को मुझे नेगेटिव लेना है, सही है ना। और यहां तक जाते जाते मैं मान लेता हूं कि वो स्टॉप हो गई। स्टॉप होने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी जीरो हो जाना, वेलोसिटी जीरो हो जाना। तो मुझे ये जो डिस्टेंस है ये निकालना है। तो अब मुझे ये सोचना होता है कि मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं। आप एक इक्वेशन में एक ही अननोन रख सकते हैं। तो अभी आप देखिए कि क्या क्या आपको पता है। मुझे u पता है, u गिवन है, मुझे a भी मुझे गिवन होगा, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी गिवन होगी और मुझे s निकालना है। तो देखिए अब मैंने यहां पर एक इक्वेशन बना सकता हूं, या फिर मैं क्या कर लेता हूं, v स्क्वायर u स्क्वायर 2s लगा लेता हूं, v स्क्वायर u स्क्वायर 2s लगा लेता हूं। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर के दो फॉर्म और बनते हैं, है ना। ये आप खुद करिएगा, इसके दो फॉर्म और बनते हैं। एक बनता है s इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर, v के फॉर्म में लिखना है तो। और एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बनता है s बराबर u प्लस v बाई टू, सब वेक्टर है, बाई टू इंटू टी। आप s बराबर vt लगा सकते हैं, पर v क्या लेना होगा आपको? u प्लस v बाई टू, एवरेज लेना होगा इन दोनों का। v स्क्वायर u स्क्वायर 2s लगा लेता हूँ, v इज जीरो, u इज प्लस u। ए को मैं ले लेता हूँ माइनस ए। माइनस ए क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये डायरेक्शन में माइनस लेते हैं अपन। s क्या हो जाएगा मेरे को निकालना है, तो ये माइनस चला जाएगा और ये माइनस माइनस कट जाएंगे, तो s बराबर आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2a, u स्क्वायर बाय 2a। दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। यहां से हम ये भी देख सकते हैं, अगर a कांस्टेंट है तो s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। अगर आप दो गुना वेलोसिटी के बाद ब्रेक लगाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, जो डिस्टेंस आप चल के रुकोगे, वो 4 गुना हो जाएगा, सही है ना। यहीं पे अपन स्टॉपिंग टाइम निकाल लेते हैं कि कितना समय लगा इसे रुकने में। तो मैं उसके लगा लेता हूँ v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पर v इज जीरो, u a की जगह माइनस है इंटू टी, टी बराबर आ जाएगा यहाँ पर u बाय सही है ना। तो ये वाली कहानी हमारे को दोनों फॉर्मूले हमें आने चाहिए। इसके बाद आता है लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। इसके बाद आता है हमारे पास लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या कहता है कि अगर मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल है u बराबर 0 से स्टार्ट हुआ, उसका a कांस्टेंट है, a क्या है? कांस्टेंट है, तो इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। स्पीड बढ़ने लगी तो ये बोलते हैं कि पहले t इंटरवल में वो जितना चला, लेटेस्ट से वो x चल लिया, तो अगले t इंटरवल में, अगला t इंटरवल मतलब t से लेकर के 2t टाइम में कितना चलेगा? तो वो चलेगा 3x। अगले टी इंटरवल में वो चलेगा इसका 5 गुना, अगले टी इंटरवल में चलेगा इसका वो 7 गुना, एंड सो ऑन। तो ये देखिए आप रेशियो क्या हो गया, 1 3 5 7 9। ठीक है, ये आता कैसे? पहले टी इंटरवल में कितना चलेगा वो? सर u तो जीरो है, हाफ a इंटू टी स्क्वायर। इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको मैंने x बोल दिया है, इसको मैंने x बोल दिया है। ठीक है, अब मेरे को नेक्स्ट इंटरवल में, लेटेस्ट से पहले 5 सेकंड में वो जो चला, उसके अगले 5 सेकंड में वो जो चला था इसका 3 गुना चलेगा। तो मेरे को ये वाले के लिए निकालना है। तो आप बताइए मुझे कितना चलेगा ये? या आप यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, माइनस ये कर लीजिए, हाफ यहां से यहां तक का हो जाएगा, यहां से यहां तक का टोटल 2t टाइम हो जाएगा, a इंटू 2t का स्क्वायर माइनस हाफ a इंटू t का स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे कि ये इसका 3 गुना आ जाएगा, इसका 3 गुना आ जाएगा, सही है ना। अब आपको ये वाले टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप 3t तक के 0 से 3t निकाल लीजिए, माइनस 0 से 2t कर लिए तो वो 5 टाइम्स आ जाएगा इसका, जिसको हमने पहले x माना हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको बहुत जगह यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए सर कब यूज कर सकते हैं? जब a कांस्टेंट हो और u 0 हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब ये है कि कोई पार्टिकल पे सिर्फ एक अकेला फोर्स लगे, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो,
उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड की तरफ उसे खींचा जाएगा और उस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg। और अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा इससे तो फोर्स बाय मास, मास मास कट जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा g, जिसकी वैल्यू होती है 10 या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन? आप इसका बेसिक मीनिंग समझिए कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल नीचे आ रहा है तो वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि सर उसका एक्सेलरेशन तो यहाँ नीचे है ही है और वेलोसिटी भी नीचे है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो वो स्पीड जो इंक्रीज कर रही होगी वो किस रेट से इंक्रीज कर रही होगी? वो हर सेकंड, आप इसको ऐसे पढ़िए, हर सेकंड वो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही होगी। तो लेट अस से कोई पार्टिकल अगर इनिशियल वेलोसिटी से 0 से स्टार्ट हुआ है, ड्रॉप किया गया है, तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। उसके अगले 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 में और 10 जोड़ के हो जाएगी 20। उसके 1 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, मतलब टोटल उसकी वेलोसिटी और 10 बढ़ जाएगी, 20 से हो जाएगी 30। इसी प्रकार से वो बढ़ती चली जाएगी, जितनी हाइट मिलेगी उसे उतनी स्पीड तक वो बढ़ता चला जाएगा। सही है। वहीं अगर आप किसी पार्टिकल को जब ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हो जाता है पॉजिटिव या ऊपर की ओर, और ए है नीचे की ओर। ए तो हमेशा ही फिक्स है, चाहे पार्टिकल ऊपर जाए चाहे नीचे आए, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये हो गया रिटार्डेशन का केस। अब स्पीड घटेगी किस रेट से? 10 मीटर पर सेकंड की रेट से। अगर मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी कितनी? 40। उसके 1 सेकंड बाद 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0। तो कुल मिला के 5 सेकंड में वो रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। फिर यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि हम ऊपर के डायरेक्शन को प्लस लें या नीचे वाले को प्लस लें, कब प्लस लें कब माइनस लें। देखिए आप प्लस माइनस अपने कन्वेंशन चूज कर सकते हैं, बट आप ये ध्यान रखिएगा कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स ग्राउंड, ठीक है। तो जनरली हम जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, तो हम जनरली ए को नेगेटिव ही लेते हैं। हाँ, अगर आप किसी केस में नीचे वाले डायरेक्शन को प्लस ले लेंगे तो ए अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें बेसिकली 2 केसेस हमारे पास होते हैं। एक तो वो जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहां से फेंकते हैं, केस ए जो होता है ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से फेंकते हैं, ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर यू से फेंका है तो मैं देखिए जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर ये नीचे आने लग जाएगा। तो हमें ये निकालना है सबसे पहली बात तो कि इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सर आप एक चीज देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसका s0 कर देता हूँ। ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, सेम पॉइंट पर आ गया, s0 हो गया। s बराबर ut हाफ at स्क्वायर, ut हाफ at स्क्वायर। ये लगा के मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर s को मैं 0 कर देता हूँ क्योंकि जहां से फेंका फिर वहीं वो गिर गया है। टोटल टाइम में निकालना चाह रहा हूँ। u मेरा प्लस u है, t मेरा कैपिटल T है, हाफ है, a की वैल्यू माइनस j हो गई क्योंकि u को मैं देखो प्लस ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ, नीचे वाले को माइनस ले रहा हूँ। माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। देखिए अब आप जब t को कॉमन लेके काटेंगे तो एक t बराबर 0 आएगा। t बराबर 0 का मतलब क्या कि जहां से स्टार्ट किया था भाई डिस्प्लेसमेंट तब भी 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस यू माइनस जी बाई 2 इंटू टी, माइनस माइनस कट गया, t बराबर आ गया मेरे पास 2u बाई जी। अब आप ये देखिए, अब इसके अंदर 2 टाइम है, एक तो टाइम ऑफ असेंट है, एक टाइम ऑफ डिसेंट है। तो टाइम ऑफ असेंट एक तो ऊपर जाने का समय है और एक नीचे आने का समय है। अब देखिए ऊपर जाने का समय हम ना वैसे निकाल सकते हैं स्टॉपिंग टाइम से। आप इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे टिल्ट कर दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपने यू से फेंका और इसको ऐसा रिटार्डेशन मिल रहा है जी का। तो कितना टाइम लगा था रुकने में, u बाई ए, जो कि यहाँ पे हो जाएगा u बाई जी। इसका मतलब जाते का समय है u बाई जी और 2u बाई जी में से u बाई जी घटाऊंगा तो आते का समय भी u बाई जी हो जाएगा, u बाई जी हो जाएगा। सेम टाइम हो जाएगा, ऊपर और नीचे जाने का समय सेम आ जा रहा है यहाँ से। सही है। नेक्स्ट बात मैं कर लेता हूं कि एच मैक्स कितना आएगा, कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा। एच मैक्स निकालने के लिए भी आप स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगेन आप इसको ऐसा कर दीजिए, रिटार्डेशन हो जाएगा जी, तो जहां जाके ये रुका वो वर्टिकली देखेंगे तो वो एच मैक्स हो जाएगा। ये एच मैक्स है हमारा, सही है। एच मैक्स के लिए मैं वही, हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस यही है, तो हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2a और a की वैल्यू यहाँ पर g के बराबर है। तो मैंने एच मैक्स निकाल लिया।
दूसरी बात आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए कि ये जो वेलोसिटी है और ये जो वेलोसिटी जब ये नीचे गिरेगा तो ये सेम वेलोसिटी से गिरेगा, जितने से आपने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है उतने से ही वो ऑब्जेक्ट आपके हाथ में गिरेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टाइम निकाल लिया है, एच मैक्स निकाल लिया है, ये जान लिया है कि यहाँ पर वेलोसिटी हमारी दोनों सेम होती है। दूसरी बात एक ये कि ये एक हाइट पर, एक गिवन हाइट पर दो समय पर होगा, एक तो जाते वक्त और एक आते वक्त। तो ये हम कैसे निकालते हैं, हम निकाल लेते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। देखिए जब भी आप एस की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे देखो टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, टी में क्वाड्रेटिक बनेगी इसका मतलब टी की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो जाते वक्त वाली और एक आते वक्त वाली। तो जाते वक्त वाली और एक आते वक्त वाली, है ना। चलिए नेक्स्ट एक केस होता है हमारे पास जहां पे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर u बराबर 0 से ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे आता है, नीचे ही g है। अब आप चाहें तो नीचे वाले डायरेक्शन को प्लस ले सकते हैं, तो मैं प्लस ही ले लेता हूं। क्यों प्लस ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स होंगे, जो वैल्यूज होंगी वो नीचे के डायरेक्शन में होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी नीचे है, तो या तो इन सबको माइनस 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 पुट करो या फिर इन डायरेक्शन को प्लस कंसिडर कर लो तो सभी प्लस में आ जाएंगे। तो इसमें मेरे को तीन चार चीजें निकालनी है। एक तो मुझे निकालना है कि जब ये नीचे गिरेगा, एच हाइट जब ये नीचे गिरेगा तो कितनी स्पीड से गिरेगा, यहाँ पे जब ये गिरेगा तो कितनी स्पीड से गिरेगा, ये भी निकालना है मेरे को। तो मैं इस v के लिए लगा लेता हूँ वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s, u इज 0, v स्क्वायर हो जाएगा 2a की वैल्यू हो जाएगी प्लस g और डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा प्लस h। तो v हो जाएगा मेरे पास कितना, √2gh। ये एक फॉर्मूला मेरे को याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला मेरे को याद होना चाहिए। अगर जितना गिरने पर वो वेलोसिटी पूछे आप उस h की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आपको v निकल जाएगा कितनी स्पीड वो गेन करेगा। दूसरी बात ये कि t टाइम में कितना गिरेगा, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूं, t समय में कितना गिर जाएगा। तो सर u तो 0 है, यहाँ पर s की वैल्यू में ले लेता हूं, लेटर से h गिर जाएगा हाफ a की वैल्यू प्लस g इंटू टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बन गया। तो t समय में इतनी हाइट गिर जाता है, एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, सही है ना। अब दूसरी बात कि t समय में कितने समय में h हाइट गिर जाएगा, कितने समय में ये h हाइट गिर जाएगा। तो यहीं से आप निकाल सकते हैं कि सर ये t समय में अगर h हाइट गिर रहा था तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 2h/g। तो t की वैल्यू क्या होगी, √2h/g। अगर मुझे h गिवन है तो मैं t निकाल सकता हूं यहाँ पर, अगर मुझे t गिवन है तो मैं h निकाल सकता हूं, मुझे h गिवन है तो मैं v निकाल सकता हूं। तो ये सारी कैलकुलेशंस मैं यहाँ पर कर सकता हूं। इसके क्वेश्चंस में जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम हमेशा रेफरेंस यहीं से स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया अगर यहाँ की सिचुएशन दे तो भी हम यहाँ से यहाँ माइनस यहाँ से यहाँ को डील करते हैं, ना कि इसको डायरेक्टली डील करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। सही है, अब आ जाते हैं हम ग्राफ्स के ऊपर। ग्राफ्स, अब देखिए ग्राफ्स जो है ना वो बेसिकली हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहले मैं आपको ग्राफ्स पढ़ना सिखा देता हूं। तो लेटर से कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। पहली बात तो यहाँ जो एक्स एक्सिस पे बनाया जाता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब वो हमेशा बढ़ती हुई क्वांटिटी होती है, वो किसी से पूछ के नहीं बढ़ती, वो हमेशा ही बढ़ती जाती है। जैसे कि टाइम, जनरली यहाँ पर हम टाइम एक्सिस लेते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली बढ़ती जाती है। तो इस क्वांटिटी को आपको हमेशा बढ़ाना है। इसको बढ़ाने का मतलब ये है कि आपको ग्राफ को हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ना है, हमेशा ग्राफ को लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ना है। और फिर ये देखना है कि y मतलब हाइट, वर्टिकल। तो आपको ये देखना है कि y ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। जैसे शेयर मार्केट ग्राफ्स होते हैं कि ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर और ऊपर गया फिर बिल्कुल नीचे आ गया, फिर ऐसे सेम रहा कांस्टेंट रहा फिर बढ़ गया। ऐसे करके हम ग्राफ को पढ़ते हैं, सही है ना। तो बेसिकली ग्राफ हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देता है डेटा की, जिससे कि हमें बहुत बड़ा डेटा को एनालाइज करने में आसानी होती है। अब इसे पढ़ते कैसे, जैसे लेट अस से मुझे जानना है कि इस एक्स पर वाई क्या है, तो मैं ऐसे ग्राफ पे जाऊंगा और फिर मैं देख लूंगा कि भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई कितना है। अगर मैं जानना चाहता हूँ इस एक्स पे वाई कितना है तो मैं ये देख लूंगा, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इस एक्स पे वाई कितना है तो मैं ये देख लूंगा। इस तरीके से मैं ग्राफ को पढ़ता हूँ। और ये जो पॉइंट हो जाएगा, लेट अस से x1 था और ये y1 था, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, y1,
x1, y1, इस तरीके से ग्राफ्स होते हैं। तो हमारे पास ग्राफ्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है xt ग्राफ, एक होता है vt ग्राफ और एक होता है हमारे पास at ग्राफ। सही है। अब हमें देखना है कि ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। पहली बात तो xt ग्राफ भाई x बताएगा, पोजीशन बताएगा एनी टाइम t पे। तो मैं चेंज इन पोजीशन निकाल सकता हूं, तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूं। यहाँ पर आप vt को देखिए, यहाँ पे मैं v और v निकाल सकता हूँ किसी भी टाइम t पर, v निकाल सकता हूँ, तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आप देखिए at, तो मुझे किसी भी टाइम पर a पता चल जाएगा। ठीक है। अब बात यह है कि आपको ग्राफ में ये सीखना है कि स्लोप क्या बताता है और एरिया क्या बताता है। स्लोप क्या बताता है और एरिया क्या बताता है। देखिए, स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन। स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy by dx और इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन बाय dx। सही है। अब यहां पर अपन चला लेते हैं बेटा, x का डिफरेंशिएशन हमें v देता है, v का डिफरेंशिएशन हमें a देता है। a का इंटीग्रेशन, सिंस इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो a का इंटीग्रेशन हमें v दे देगा, v का इंटीग्रेशन हमें x दे देगा। अब आप यहां पे देखिए कि मान लीजिए xt ग्राफ है। अब xt ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा आपको, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx by dt, क्योंकि यहाँ पे y की जगह कौन है x और x की जगह कौन है t, तो dx by dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। मतलब xt ग्राफ का मुझे स्लोप क्या बताने वाला है, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन होता है v, तो x का स्लोप मुझे v देगा। इसी प्रकार से अगर मैं v का स्लोप की बात करूं, vt का अगर जो स्लोप होगा वो होगा dv by dt, तो मुझे दे देगा a। तो अगर मैं इस तरीके से जाता हूं तो मुझे स्लोप मिलता है, xt का स्लोप मुझे देगा v, vt का स्लोप मुझे देगा a। अब आप यहां पर आइए कि अगर मुझे एरिया की बात करनी है, एरिया होता है इंटीग्रेशन। अगर मैं a का इंटीग्रेशन करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये मेरे को मिलेगा v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी। कैसे आता है चेंज, कैसे आता है, आप हमेशा ये याद रखिए कि इंटीग्रेशन जो करने के बाद मिलती क्वांटिटी वो हमेशा चेंज होती है, बिकॉज क्योंकि हम वहां पर लिमिट्स पुट करते हैं। तो a बराबर क्या था, dv by dt, तो यहाँ पे dv क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा a dt। तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन a dt क्या होगा, इंटीग्रेशन dv, u से v लिमिट्स लगानी पड़ेंगे आपको, तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v माइनस v और v2 माइनस v1। तो at ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देगा, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन देगा हमें चेंज इन वेलोसिटी। इसी प्रकार से vt का एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देगा, इंटीग्रेशन v dt, क्योंकि इस जगह है t और y की जगह है v, तो ये क्या देगा हमें, ये देगा लिमिट्स पुट करने के बाद x2 माइनस x1, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो vt का हमें एरिया क्या देगा, x या चेंज इन x देगा। तो xt का स्लोप देगा v, vt का स्लोप देगा a, at का स्लोप देगा, at का एरिया देगा हमें चेंज इन v, vt का हमें एरिया देगा चेंज इन x। इस तरीके से हमें स्लोप्स और एरिया की मदद से इन ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना है।